हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल माय एजुकेशन मेंटर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज पढ़ाऊंगी नव उदारवाद। ठीक है, इसमें हम लोग उदारवादी विचारधारा को पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें। और मेरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को नव उदारवाद से पहले आधुनिक उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए। और मैंने अपने सारी पुरानी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसे जाकर जरूर देखें, तभी आप नव उदारवाद को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का लेक्चर है नव यथार्थवाद पे, जिसको हम इंग्लिश में न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्पत्ति का कारण क्या रहा है और संदर्भ क्या रहा है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से उदारवादियों को फिर से अपने उदारवादी विचारों में संशोधन करना पड़ा और एक नया आइडिया लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा पूंजीवादी मुक्त बाजार की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जो शास्त्रीय उदारवाद था, शास्त्रीय उदार में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उस वक्त राजतंत्र और पॉप का शासन था, तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई और व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, और वहीं पर जब हम आधुनिक उदारवाद में आते हैं, तो आधुनिक उदारवाद में राज्य पर बल दिया है कि राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य के क्या कार्य होने चाहिए और राज्य को कहाँ तक हस्तक्षेप करने दिया जाए। और जो नव यथार्थवाद है उसमें हम लोग मुक्त बाजार की बात करते हैं। मुक्त बाजार, हम यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बाजार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, व्यक्ति अपना संगठन भी बनाएगा और बाजार में मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा भी करेगा, मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र होगा, मुक्त बाजार उपलब्ध कराएगा और जो व्यक्ति है वो मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे जो राज्य का काम है वो एक रेफरी की तरह होगा। अब देखते हैं कि नव उदारवाद की उत्पत्ति का कारण क्या क्या रहा है, नव उदारवाद की उत्पत्ति के क्या क्या कारण रहे हैं, आखिर क्यों हमें नए आइडिया की जरूरत पड़ी और पुराने उदारवाद में संशोधन की जरूरत पड़ी। नव उदारवाद की उत्पत्ति का सबसे कारण रहा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, अब इस कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य रोल ये था कि जो राज्य है उसने व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। व्यक्ति जन्म से उसको क्या चाहिए, उसको मृत्यु तक जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें राज्य उपलब्ध कराने लगा। इससे क्या हुआ, व्यक्ति जो है वो एकदम आलसी होने लगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जबकि उदारवाद का क्या मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा ताकि व्यक्ति जो है नई नई चीज़ों की खोज कर सके, उसको चिंतन मनन करने की स्वतंत्रता होगी, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां राज्य पैदा करेगा जिससे वो नई खोज कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है, तर्कशील प्राणी है, वो नई चीज़ों की खोज कर सकता है। लेकिन जब राज्य ने ही सारे काम करने शुरू कर दिए तो व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है, तो ये कल्याणकारी राज्य की जो प्रवृत्ति है वो नव उदारवाद की उत्पत्ति का कारण बना। तो नव उदारवादियों ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को पुनः से परिभाषित किया, उसको मैं आगे बताऊंगी। उसका दूसरा कारण है हस्तक्षेपकारी राज्य की प्रवृत्ति। राज्य ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्य ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और ये सब वो एक व्यक्ति के कल्याण के नाम पे कर रहा था। वो
राज्य का ये तर्क था कि व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक है कि वो लोगों की स्वतंत्रता में कटौती करें और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य करें। ठीक है, इसके बाद 1929 में विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस पे उदारवादियों ने गहन रूप से अध्ययन किया कि आर्थिक मंदी का कारण क्या रहा है, ये इतनी बड़ी आर्थिक मंदी पूरे विश्व में कैसे आ सकती है। उसके बाद इसका चौथा कारण है मार्क्सवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा मिलने वाली चुनौतियां। इस वक्त क्या हो रहा था, उदारवाद को मार्क्सवादी विचारधारा के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग चुनौती दे रहे थे कि जो राज्य है वही व्यक्ति के शोषण का कारण है, तो राज्य को खत्म कर देना चाहिए या फिर राज्य को और अधिक कल्याण पर बल दिया जाना चाहिए। जो राज्य है वो व्यक्ति का शोषण का तंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से उदारवाद को बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया जा रहा था। उसके बाद इसका पांचवा कारण रहा है तानाशाही शासनों का उदय। इसी वक्त हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तानाशाही शासनों का उदय होता है और इन लोगों ने राज्य को अपनी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे हिटलर कहता है कि जो मैं सोचता हूँ वही जर्मनी के लिए बेहतर है, वही जर्मनी के नागरिकों की सोच होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है, अगर सब लोग एक जैसा ही सोचेंगे तो कोई एक नया विचार कहाँ से लाएगा, नई विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होगी और समाज में एक नया परिवर्तन कहाँ से आएगा। सबने तो एक ही विचार को अपना चादर बना के ओढ़ लिया है, तो इस तरीके की दिक्कतें आ रही थी। तो ये जो सारे कारण थे उन्होंने नव उदारवाद को जन्म दिया। इसमें स्कॉलर्स ने ये महसूस किया कि उदारवाद को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नव उदारवादी है उन्होंने उदारवाद में संशोधन की आवश्यकता महसूस की कि राज्य किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है और व्यक्ति के जीवन की जो सीमा है, उसका जो क्षेत्र है उसको सीमित कर रहा है। अधिकार और स्वतंत्रता के जो दायरे हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता चाहे आर्थिक स्वतंत्रता हो, ये सारी स्वतंत्रताएं सीमित होती जा रही हैं। और नव उदारवाद आधुनिक उदारवाद का संशोधित रूप है। आधुनिक उदारवाद का संशोधित रूप है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि आधुनिक उदारवाद का संशोधित रूप ही नव उदारवाद है। ठीक है, जो नव उदारवाद है वो आधुनिक उदारवाद का संशोधित रूप है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद को संशोधित करता है और नव उदारवाद आधुनिक उदारवाद को संशोधित करता है। और इसका जो एक मुख्य बिंदु ये भी है कि जो नव उदारवाद है वो पुनः से शास्त्रीय उदारवाद वाले राज्य की प्रकृति की मांग करता है और फिर से पुराने वाले राज्य की कल्पना करता है और कहता है कि जो राज्य है, राज्य की प्रवृत्ति है, वो अहस्तक्षेपकारी होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीमित होनी चाहिए। तो वो भी सीमित राज्य की बात करता है। ठीक है, सीमित राज्य की बात करता है और शास्त्रीय उदारवाद वाले राज्य की और शास्त्रीय उदारवादी राज्य की जो प्रकृति है उसका समर्थन करता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम लिंक को जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।